हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजपूतों की उत्पत्ति टॉपिक हमने अपने नोट्स में अलग से नहीं पढ़ा था, लेकिन चौहान वंश जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने कुछ मतलब एक पेज लगभग अपने नोट्स का था और उसको हमने अलग से देखा था, जहाँ पर अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिए गए थे। खास तौर से हम वहाँ पर चौहानों की उत्पत्ति पढ़ रहे थे, लेकिन अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा हम वाइड देखें तो वहां पर जैसे अग्निकुंड का सिद्धांत हमने देखा था, तो चौहानों के अलावा 3 अन्य के नाम भी उसमें आ गए थे। यानी कि वो टॉपिक एक तरीके से कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड टॉपिक माना जा सकता है। और उसी वे में यहाँ पर जो आपके सामने एक पेपर है, और टोटल इस पेपर में हम जो 30 प्रश्न हल करने वाले हैं, 30 टोटल प्रश्न है। और ये 30 प्रश्न अलग से इस तरह से इस टॉपिक के हल करना जो क्या अपने लिए बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, ये तो जरूरी विचार आ रहा होगा आपका, लेकिन जो माइंड में क्लियरिटी आएगी वो निश्चित रूप से कोई भी टॉपिक हो, अगर इस तरह से हम उसके 20-30 प्रश्न हल करते हैं, केवल एक छोटा सा माइनर सा टॉपिक है और उसके, तो जरूर हमें ये जरूर पता चल जाएगा किस तरह का प्रश्न मैक्सिमम अगर टफ आना चाहेगा इससे तो क्या आ सकता है, और कुछ फैक्ट हैं जो वहां पर आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हैं। तो बात करते हैं शुरू अपनी। टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन है जो राजपूतों की उत्पत्ति से रिलेटेड है, जिसमें खास तौर से जो चौहान वंश है उसका जिक्र है। बाकी इससे रिलेटेड जो साहित्य लिखने वाले जितने विद्वान हुए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर एक आध प्रश्न है तो थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेंगे। और जहाँ अलग अलग रियासतों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजवंश शासन करते थे, तो उनका भी यहाँ पर अपने बहुत बढ़िया रिवीजन मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया था कि कवि चंद्र बरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं के बारे में बात की है। तो कितनी शाखाओं की बात की है, चंद्र बरदाई ने कहा है 36 शाखाएं थी, और 36 की अलग अलग उन्होंने डिटेल भी दे रखी है, जिसमें राजस्थान में राज्य जिन रियासतों में राजा राज करते थे वो सारे के सारे जो राजपूत शासक हैं उनकी अलग अलग शाखाओं का नाम उसमें आता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, कवि चंद्र बरदाई ने 36 शाखाओं का वर्णन किया था राजपूतों की। डॉक्टर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे माना है। तो डॉक्टर भंडारकर के बारे में एक दो जगह हमने जैसे वो गोसुंडी अभिलेख पढ़ा था, उस समय भी एक जगह नाम आया था, और नागर ब्राह्मण इन्होंने माना था, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर है। अब ये अगर नोट्स में नहीं है जैसे, तो आपको क्या करना, उत्पत्ति वाले टॉपिक में डॉक्टर भंडारकर लिखना है, डेस करना नागर ब्राह्मण लिखना है, नागर ब्राह्मणों से। तीसरा प्रश्न है हर्षनाथ। हर्षनाथ कहाँ है, सीकर में है। और चौहानों को क्या बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया था सूर्यवंशी। हर्षनाथ में जो लिखा हुआ है उसमें चौहानों के बारे में लिखा हुआ है कि वो सूर्यवंशी थे। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और सीवी वैद्य ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने राजपूताने का इतिहास, लिपिमाला, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और उन्हीं किताबों में उन्होंने इनको वैदिक आर्यों से उत्पन्न होना माना है कि ये वैदिक आर्यों की संतान है। वैदिक आर्य जो थे उनके उनसे धीरे धीरे उनकी अगली पीढ़ियों में जो राजा बने हैं वो हैं जो राजपूत हैं, ऐसा उन्होंने माना है। साथ ही साथ सीवी वैद्य का नाम भी आया है। हमने सीवी वैद्य का नाम कहाँ पढ़ा था, बप्पा रावल जब हम पढ़ रहे थे उस समय चार्ल्स मार्टेल की उपाधि उनको देने वाले जो विद्वान है सीवी वैद्य, वो ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई, और चंद्र बरदाई ने है जो अग्निकुंड से इनका उत्पन्न होना माना है। वशिष्ठ ऋषि है जो आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं, और वहां से वो जो 4 राजपूतों की 4 अलग अलग जो वंश है उनकी उत्पत्ति वहां से होती है। भारतीय इतिहास में कौन सा जो काल है वो राजपूत काल कहा जाता है, तो 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक का जो समय है वो अपने यहाँ राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, तो उसके बाद से यानी वो 12वीं सदी है, वो राजपूतों का काल कहलाएगी। नेक्स्ट है, गुहिल राजवंश ने राजपूताना के किस भाग पर शासन किया था। तो गुहिल हमने पढ़ा था, मेवाड़ में जो शुरुआती शासन है रतन सिंह तक का, वो जो शासक होते हैं वो किस वंश के होते हैं, गुहिल। और उसके बाद फिर राणा हमीर है वो वापस से शासन शुरू करता है, वो सिसोदिया वंश के नाम से। इस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो अर्ली चौहान डायनेस्टी किताब हमने देखा भी था नाम, वहां पर उन्होंने है जो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है। उनसे वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, तो हमने वहां पढ़ा था, परमार पढ़ा था, चौहान पढ़ा था, चालुक्य पढ़ा था, सिसोदिया नहीं। सिसोदिया तो कैसे शुरुआत होती है, जागीरदार होता है वो किस गांव का, सिसोदा।
और उसी सिसोदा गांव से शुरुआत होती है, फिर वो सेना बना के और वापस से जो चित्तौड़ है उस पर अधिकार करता है और वहीं से एक वंश चलता है सिसोदिया। इसके बजाय जैसे परमार हैं, चौहान हैं, चालुक्य हैं, इसके अलावा एक और वंश उसमें नाम था, उसका नाम था प्रतिहार, न कि सिसोदिया। निगम ने ब्रोच गुर्जर नामक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों के यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध किस जाति से माना है? कुषाण जाति से। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और हैं कौन? तो कनिंगम, ध्यान रख लेना, कनिंगम है जो एक ऐसे कह सकते हैं कि विदेशी है, तो थोड़ा सा उसका फर्क पड़ना ही है, वो अलग जातियों को ही मानेगा। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने प्रतिपादित किया है। इस मत का खंडन निम्न में से किस विद्वान ने किया था? पहली बार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो किताब लिखी थी कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, और ये जो खंडन है वो भी इन्हीं ने यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। निम्न में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है? और इसमें जो नाम आ रहे हैं, जैसे दशरथ शर्मा ने कहा था कि यह हठकरी मिता है, एक तरीके से गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी मना किया था कि ऐसा संभव नहीं है, ईश्वरी प्रसाद ने भी इसको केवल कल्पना बताया, यानी यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है अपना वो सही उत्तर हो जाएगा। और 13वां प्रश्न, प्रश्न में पूछा गया था कि मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह से हुई? तो मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कह सकते हैं, और मनुस्मृति है वो वेदों से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से वो है जो वैदिक कार्यों से इनकी उत्पत्ति को मानेंगे, या ब्रह्म या वैदिक कार्यों से इनकी उत्पत्ति बताई गई थी मनुस्मृति में। और नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य व राजवंश किस विकल्प में सुमेलित नहीं है? तो शाकंभरी में चौहान थे, निश्चित रूप से सही है। शाहपुरा में गुहिल, मेवाड़ के अंतर्गत आता है ना, इस कारण से। सिरोही, सिरोही में नहीं, सिरोही में तो देवड़ा राजवंश था, तो देवड़ा था, तो हाड़ा तो कोटा बूंदी में है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन है जो सही है। और सिरोही का अगर पूछ ले, अभी याद होना चाहिए हमें, तो देवड़ा याद रखना आपको, सिरोही में। हाड़ा कहाँ थे? तो कोटा बूंदी, या कह लो हाड़ौती, एक तरीके से पूरा का पूरा जो हाड़ौती क्षेत्र है वो इसमें आ जाएगा। और प्रतापगढ़ है वो भी मेवाड़ के अंतर्गत ही आता था, इसका मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को प्राचीन काल में खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था? माल खेराड़ के नाम से अपना जहाजपुर जो है फेमस है, और जहाजपुर है कहाँ? तो भीलवाड़ा में है, तो यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। खेराड़ के नाम से इसको जाना जाता है। और हमने जगमाल को जागीर के रूप में दिया गया था, ये भी पढ़ा था अकबर के द्वारा। राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों की संतान होने की जानकारी किन किन विद्वानों ने दी है? तो वैदिक आर्यों की संतान होने की जानकारी कौन कौन से विद्वान देते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर पे हमसे पूछा गया है। गौरीशंकर ओझा और सीवी वेद्य, यहाँ वेद लिखा हुआ आ रहा है, सीवी वेद्य है ये। जो हमने अभी बात की थी चार्ल्स मार्टल का, उन्होंने वो टाइट सरनेम में जो दिया था अपने पप्पा राहुल को उपाधि दी थी, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर 17वां प्रश्न है, कौन सा राजवंश व रियासत सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अपने सामने गुहिल है, जैसे तो गुहिल है वो डूंगरपुर, शाहपुरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। चौहान अजमेर खास तौर से यही है, रणथंभौर है, नाडोल और सिरोही भी सही है। राठौड़ जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और मेड़ता सही है। कछवाहा आमेर सही है। करौली में यदुवंश थे, यादव थे, यादव थे, इसका मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, वो इसमें गलत दे रखा है। 18वां है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा, केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा पूछा जाए तब तो हम बात करेंगे वागड़ शब्द से कि ये वागड़ क्षेत्र है, और अगर पूछा जाए कि उनके मध्य का भाग, तो उसको हम कहते हैं मेवल। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 18वें में चौथा ऑप्शन सही होगा। 19वां है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राजवंश और उसकी स्थापना का वर्ष। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा किशनगढ़, जैसे 1609, ठीक है। झालावाड़ 1838, ये सबसे लेटेस्ट बनाया था। शाकंभरी 551, चौहान मतलब सही है। इसका मतलब बच गया नाडोल। नाडोल में यहाँ पर 995 दे रखा, जबकि 960 में इसकी स्थापना है वो हो गई थी। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। भीनमाल आबू में किस राजवंश का शासन था? तो भीनमाल तथा आबू के संबंध में ये बात कर रहा है। और भीनमाल में है जो, जैसे भीनमाल अगर छोड़ दें हम, तो भी केवल आबू की बात करें तो आबू का मतलब सिरोही हो गया। वहां पर आबू जो क्षेत्र है वहां पर चावड़ा वंश है वो राज करता था, तो भीनमाल आबू में चावड़ा सही हो जाएगा। लास्ट जो चौथा ऑप्शन है वो सही। अब 21वां प्रश्न है, और 21वें प्रश्न में पूछा गया है कि किस क्षेत्र को प्राचीन काल में बरड़ के नाम से जानते थे? तो बूंदी का जो किसान आंदोलन है उसको बरड़ के नाम से जानते हैं, उससे ही हम यहाँ पर जो प्रश्न है उसको सही कर सकते हैं। तो अपना जो पहला ऑप्शन है वही सही है।
बूंदी के पास जो बूंदी जिले का जो पश्चिमी पथरीला क्षेत्र है वो बरड़ कहलाता है। चौहान शासकों का शासन निम्न में से किस स्थान पर नहीं रहा है? तो चौहान देखो सांबर सही है, सिरोही सही है, और हाड़ौती में भी हाड़ा चौहान थे। तो धौलपुर में कौन थे? तो धौलपुर में जो वंश था वो था जाट, यानी कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। किस शिलालेख के आधार पर कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है? तो ये तो बहुत ही क्लियर कट है। 1170 का जो शिलालेख है बिजोलिया का, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, सबको अच्छे से याद भी होगा वो तो। और 24वें प्रश्न में पूछा गया आबू पर्वत शिलालेख में गुहिल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? तो यहाँ है जो आबू पर्वत के शिलालेख की बात की जा रही है तो वो रघुकुल से संबंध बताते हैं इसका। और कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो जोधपुर में राठौड़ सही है, जयपुर में कछवाहा सही है, सिरोही में चौहान सही है, तो अजमेर में जो चौहान आना चाहिए था न कि भाटी। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहारों को और क्या कहा जाता है? तो अग्निकुंडीय राजपूत भी कहा जाता है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार है उनका उद्गम है जो अग्निकुंड से माना जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो धौलपुर को कोठी कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। और बीकानेर को जंगल कहा जाता था। जोधपुर मरुभूमि है। नगरी को मध्यमिका या नगरी एक ही बात है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा गलत है वो लास्ट वाला ऑप्शन है ये। और दीर्घवती किसको कहा जाता है? जलमहलों की नगरी डीग को दीर्घवती कहा जाता है। तो ये अगर नोट्स में नहीं है तो आपको एड ऑन करना है, डीग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डॉक्टर भंडारकर ने क्या कहा था? ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी थी, ये तो सही है। कर्नल टोड विदेशियों की संतान शक्सियन से मानते हैं। दशरथ शर्मा सूर्य और चंद्रवंशी मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा हूणों की संतान नहीं मानते हैं। भारतीय आर्यों या वो जो भारतीय आर्य थे उनका जो क्षत्रिय वर्ण है, वर्ग है, उसकी संतान मानते हैं, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आमेर के कछवाहा राजवंश की स्थापना दुल्हे राय द्वारा कब की गई थी? बहुत ही सरल, आराम से सबने पढ़ा भी है। आमेर वाला हम पढ़ चुके हैं 1137। और राजस्थान में शासन करने वाले प्रमुख राजपूत वंश में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे मारवाड़ है, मारवाड़ में दे रखा है प्रतिहार, पहले प्रतिहार थे और बाद में राठौड़, तो ये मतलब कि पहला है वो तो सही है, इसको सही नहीं करना, मतलब कि ये जो दे रखा है वो सही है। मेवाड़ में गुहिल सिसोदिया सही है, या प्रतिहार राठौड़ सही है। आमेर में कछवाहा सही है। सांबर में होने चाहिए थे चावड़ा, नहीं, सांबर में केवल चौहान आना चाहिए था। और अगर आप चावड़ा की बात करेंगे तो चावड़ा अभी हम पढ़ के आए हैं, या तो होने चाहिए थे भीनमाल में या फिर होने चाहिए थे आबू में। आबू और भीनमाल दोनों हैं वो चावड़ा से संबंधित था। तो लास्ट वाले यानी कि 30वें प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सांबर डेस चावड़ा, ये है जो सुमेलित नहीं है। अगर सांबर है तो उसके डेस सामने चौहान होना चाहिए था। चावड़ा अगर लिखा हुआ है तो उसके सामने डेस भीनमाल या अबू होना चाहिए था। तो उत्पत्ति से संबंधित हमने प्रश्न देखे हैं, 30 प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी ये जो टेस्ट सीरीज वाला सिस्टम हमने चलाया है, डेली का डेली एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से हम देख पा रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो एड ऑन होनी चाहिए, बाकी सारी तैयारी है जो आप अपने हिसाब से जो भी टाइम टेबल बनाकर तैयारी कर रहे हैं उसको मतलब तैयार करते रहना है। और ये आपके लिए है जो बहुत बड़ा बोनस रहने वाला है, क्योंकि इस तरीके से कोई पढ़ाई नहीं करता है। रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका है, कोई चीज़ छूट रही है तो वो भी आ रही है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर भी डिस्कस हो रहा है, तो रोजाना कुछ ना कुछ है जो नया आपके पास मिल रहा है, इससे थोड़ा इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। और पेपर आपको कभी स्किप नहीं करना है, ऐसे प्रयास करना है। अगले 2 दिन अपने रीजनिंग के टेस्ट के लिए जो अवकाश रखा है, तो उसमें रीजनिंग में 1 से लेकर जो 24वीं यूनिट है वहां तक आपको रिविजन करना रहेगा। तो जरूर वहाँ थोड़ा समय जाएगा, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा है जो इसके लिए भी निकालना है। और अगर कोई विद्यार्थी है जो ऐसे प्रयास करता है कि जब भी वो बाकी चीज़ों को पढ़ रहा है उसके साथ साथ कुछ और पढ़े, ऐसा करे, मतलब ऐसा प्रयास करता है जिससे उसको बाकी स्टूडेंट से है जो 10-15 प्रश्नों की अगर लीड मिलती है तो वही लीड है जो आपके आगे बहुत काम आने वाली है। कल अपना 5वां टेस्ट रहेगा हिस्ट्री का, और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम बात करेंगे कल। यहाँ हमने अभी नाम भी देखा था, नहीं ये इसी प्रश्न में है, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे अपने राजस्थान के, वो टॉपिक हैं जो हम देखने वाले हैं। इसको हमने नोट्स में नहीं पढ़ा था, मैंने अलग से इसकी पीडीएफ भेजी थी आपको, और वहीं से है जो इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना था, पढ़ना था। एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा ताकि नए जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनको भी वो पीडीएफ मिल जाएगी, तो आराम से वो कल तैयारी कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद।